वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है व्यक्तिवाद संबंधित प्रश्न और यह वीडियो इस सीरीज का 10वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिवाद व समाजवाद में कैसा संबंध है? तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में संबंध है परस्पर विरोध का। समाजवाद व व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। इसके विरोध में ही समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, तथा बुराई इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती। व्यक्तिवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है। एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन संबंधित है व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद तथा कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो राज्य को आवश्यक बुराई मानता है व्यक्तिवाद यानी शास्त्रीय उदारवाद। 17वीं और 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जाना जाता है, या आरंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी इसे कहते हैं। इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो वो विचार है डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, जिसके अनुकूल व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राहम वलास, हेयक, मिल तथा जीडीएच कोल में कौन एक व्यक्तिवादी या व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ग्राहम वलास, हेयक और मिल व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि जीडीएच कोल व्यक्तिवादी विचारक नहीं हैं। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों के नाम हैं लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहम वलास, एफ ए हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल और मिस फॉलेट। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा को विकसित किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? ग्राहम वलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का अवधारणा को विकसित करने वाला माना जाता है। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है ग्राहम वलास को। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। लॉस्की, मिल, स्पेंसर तथा अरस्तु में से व्यक्तिवादी विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। वैज्ञानिक व्यक्तिवादी हैं हर्बर्ट स्पेंसर। योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश दार्शनिक और सिद्धांतकार हैं। इन्होंने सर्वप्रथम योग्यतम की अतिजीविता सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर की पहली कृति सोशल स्टैटिक्स 1850 में आई, जो डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 से 9 वर्ष पहले ही प्रकाशित हुई थी। इस तरह से स्पेंसर ने अपना विकासवादी सिद्धांत
डार्विन से पहले रखा था। और योग्यतम की विजय या योग्यतम की अतिजीविता या फिर कहें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया था। लेकिन यह शब्द जो है डार्विन के नाम के साथ जुड़कर काफी प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार स्पेंसर ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लेसेस फेयर का अभिप्राय क्या होता है? लेसेस फेयर यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत जो प्रभावित है स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक विकास की मुक्ति प्रतिस्पर्धा में योग्य अथवा परिश्रम लोगों को उत्तरजीविता का अधिकार है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण रही है। यह कथन है केसी वियर का। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया था कि राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है? तो ये कथन है, ये परिभाषा है लॉसवेल व कैप्लान की। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? हेरोल्ड लॉसवेल तथा अब्राहम कैप्लन ने। लॉसवेल और कैप्लन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है पिग फिलॉसफी। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है लॉसवेल के द्वारा। लॉसवेल की शक्ति की परिभाषा है कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीति शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो ये विचार है एलन बॉल का कि राजनीति शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना दी है। अगला प्रश्न है, लॉसवेल ने अपनी किस पुस्तक में शक्ति को परिभाषित किया है? तो वो पुस्तक है पावर एंड सोसाइटी, जिसमें लॉसवेल ने शक्ति को परिभाषित किया है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन राजनीति का विषय क्षेत्र मानते हैं शक्ति के अध्ययन को। अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक और लाभप्रद दोनों है। अगला प्रश्न है, अगर अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को भारत पर लागू किया जाए तो क्या होगा? तो अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा अगर भारत पर लागू होगी तो केवल कुछ भारतवासी ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहा है? तो ये कहा है शक्ति का विज्ञान कैटलिन ने राजनीति शास्त्र को। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रवृत्ति क्या थी? तो व्यवहारवाद की प्रवृत्ति थी राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया जाना। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है।
व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक चार्ल्स मेरियम से माना जाता है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन। किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया, या फिर कहें कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन था? तो वो थे डेविड ईस्टन। व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात कब हुआ था? तो व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात वर्ष 1925 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, A.L. लॉवेल, आर्थर बेंटले के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है। प्लेटो, रूसो, ग्रीन तथा डेविड ईस्टन में कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो स्पष्ट है कि व्यवहारवाद का समर्थक डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का जन्म अमेरिका में हुआ था और व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक माना जाता है चार्ल्स ई मेरियम को। अगला प्रश्न है कि किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है? तो मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन करते हैं J.S. मिल। J.S. मिल कहते हैं कि मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो शक्तिशाली है और जो राज्य को कम या अधिक कर देता है। यह फेमस कथन किसका है कि व्यवहारवादी विचारक अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इंटेंशन, पर्पस और प्रेरणा, इंटेंशन, पर्पस, मोटिवेशन से जोड़ता है मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को। तो वो विचारक हैं B.F. स्किनर, जो अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है कि उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि प्रविधि से पूर्व सार है। सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। और कर्मनिष्ठ विज्ञान सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है संरचनात्मक उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। इनपुट, आउटपुट और फीडबैक शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो इसका प्रयोग होता है पॉलिटिकल सिस्टम की व्याख्या करने में। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के निम्न आधार तत्व एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार बिहेवियरलिज्म के 8 आधार हैं। पहला है नियमन, सत्यता, तकनीकी पद्धति, परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज यानी मूल्य, सिस्टमेटिक व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और समग्रता। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के आधार तत्व 8 हैं, जो हैं इस प्रकार: नियमन, सत्यापन, तकनीकी पद्धति, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण,
शुद्ध ज्ञान एवं समग्रता। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? डेविड स्टन ने। किस कृति में की है? ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। और उत्तर व्यवहारवाद के उपागम के जो दो प्रमुख मांगे थी वो थी प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है डेविड स्टन को। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है उपादेयता एवं कृत्य दोनों पर ही। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो मार्क्सवादी स्कूल ही था, उसने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व की बात को लेकर किया है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन राजनीति को कहा है डेविड स्टन ने। एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है, यह कथन है जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा डेविड स्टन ने कब और कहां किया? तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा डेविड स्टन ने वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क में किया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो ये फेमस कथन है मैकियावेली का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में उदारवाद से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठोक दीजिए, ठोक दीजिए।